हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की नई क्लास के अंदर हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका थोड़ा सा जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन थी उसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि हमें किस प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट के रूप में ऋणात्मक अर्धचक्र तथा धनात्मक अर्धचक्र की जो दोनों इनपुट करंट्स होती है या इनपुट वोल्टेज होती है उसके कारण जो हमें आउटपुट के रूप में डीसी संकलन दोनों ही अर्धचक्रों के अंदर प्राप्त होते हैं। वहीं पर जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था उसमें क्या होता था, उसमें यह होता था कि जब हम धनात्मक अर्धचक्र अप्लाई करते थे तो उस कंडीशन में ओनली धनात्मक अर्धचक्र के अंदर ही हमें आउटपुट के रूप में डीसी वोल्टेज या डीसी करंट की प्राप्ति होती थी। अब उसी का उल्टा क्या होगा फुल वेव रेक्टिफायर में कि उसमें दोनों ही कंडीशन में ऋणात्मक अर्धचक्र हो या फिर धनात्मक अर्धचक्र हो, दोनों ही के अंदर हमें आउटपुट के रूप में डीसी वोल्टेज तथा डीसी करंट की प्राप्ति होती है, जो कि दो डायोडों के यूज से बना होता है। जहां हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम ओनली फॉर एक डायोड का यूज करते थे, उसी जगह पर हम फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दो डायोडों का यूज करते हैं। साथ ही इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो सिंपल ट्रांसफार्मर या नॉर्मल ट्रांसफार्मर न होकर कैसा मध्य निकासी ट्रांसफार्मर होता है। मध्य निकासी से मतलब ये होता है कि इसके मध्य बिंदु पे जहां से ये एक सर्किट को दो भागों में डिवाइड करता है वहां पर टोटल आवेश का मान 0, जिस वजह से पूरे सर्किट के अंदर उस बिंदु के मध्य निकासी या मध्य वाले बिंदु पे ट्रांसफार्मर के विभव का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आवेश का मान कैसा है? 0 है। जब आवेश 0 है तब उसके ऊपर आवेश 0 होने के कारण विभव का मान भी 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप दो डायोड देख रहे हैं, जब हम धनात्मक अर्धचक्र देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस, तो उस वजह से यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी माइनस होने के कारण ऊपर वाला डायोड का पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ने के कारण वह अग्र बायस कंडीशन में आ जाता है। वहीं पे नीचे वाले डायोड का पी सिरा ऋणात्मक सिरे से जुड़े होने के कारण रिवर्स बायस में आ जाता है। उस कंडीशन में हमको मालूम है कि रिवर्स बायस में करंट का मान 0 के बराबर या नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, लेकिन प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध के कंडीशन में वहां पर टूटे हुए तार की तरफ बिहेव होता है डायोड का तथा कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। और हमको मालूम हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कि अगर किसी युक्ति से कोई युक्ति के लिए कोई भी तार ऐसा हो जहां से किसी प्रकार की कोई भी धारा अगर न बहती हो या उसका कोई यूज न हो रहा हो उस सर्किट के अंदर, तो उस तार को उस सर्किट से हटा दिया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर इस तार को हटा देंगे तो सिर्फ ऊपर वाला सर्किट बचेगा तथा उसमें किरचॉफ का नियम लगाने पे हमें आउटपुट के रूप में धनात्मक अर्धचक्र की ही वोल्टेज की प्राप्ति होती है। जब इसका उल्टा करके हमने माइनस प्लस कर दिया, मतलब हमने क्या किया, अब ऋणात्मक अर्धचक्र का यूज किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ऊपर वाला डायोड तो ऋणात्मक अर्धचक्र के कारण रिवर्स बायस में आ जाएगा तथा नीचे वाला डायोड है वो किस बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। तो ऊपर वाला सर्किट हट जाएगा, बचेगा नीचे वाला। इसमें भी हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में जो हमने इनपुट दिया है उसका उल्टा, ऋणात्मक अर्धचक्र का उल्टा धनात्मक अर्धचक्र के रूप में आउटपुट वोल्टेज या करंट प्राप्त होती है, जो कि इस सर्किट के अंदर आप देखो। अब यहाँ पे मेन चीज ये कि आप आउटपुट के रूप में आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो ये वोल्टेज तथा करंट मिल रही है, अब उसकी क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। और फुल हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता था कि यहाँ पर सिग्नल तो होते थे पर इस जगह पर सिग्नल न होने के कारण टाइम पीरियड जितना इनपुट सिग्नल का होता था उतना मतलब आउटपुट सिग्नल का होता था। पर यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम पीरियड या फिर आप बोल सकते हो आधार जो कि पूर्ण चक्र में लगा हुआ समय होगा वो इन दोनों सिग्नल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि इनपुट में हम देखेंगे तो रिपीटेशन 2 पाई टाइम पीरियड के बाद में हो रहा है, लेकिन वहीं पर आउटपुट के अंदर यह रिपीटेशन किसके बाद में होगा, पाई टाइम पीरियड के बाद ही हो जाएगा। तो इस वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो टाइम पीरियड होता है आउटपुट का वो 0 to 2 पाई होता है, पर फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर यही टाइम पीरियड 0 से पाई तक का होगा। और उसके आधार के ऊपर हम एवरेज डीसी वोल्टेज तथा एवरेज डीसी करंट का जो मान निकालेंगे वो किस प्रकार से कितना प्राप्त होता है, जिसके आधार के ऊपर फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में कितना प्रभावशाली है, 2 गुना या 3 गुना, उसके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, निर्गत
औसत या डिस्ट वोल्ट का हमने प्रत्यावर्ती निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता दी का समीकरण क्या है? उसका समीकरण Vs बराबर Vm sin थीटा, जहां पे हम थीटा को किससे ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो इनपुट सिग्नल था, उसके बारे में पता चल गया। आउटपुट के रूप में देखिए धनात्मक चक्र में 0 to पाई Vm sin थीटा प्राप्त हो रहा है। अगले बार में देखिए माइनस के Vm sin थीटा प्राप्त होगा। यहाँ पे Vm sin थीटा है और इसका उल्टा जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे पाई से 2 पाई के रूप में हम जो सिग्नल लेंगे वो Vm sin थीटा में होकर कौन सा देंगे? माइनस के Vm sin थीटा। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए तो लोड के सिरों पर आउटपुट वोल्टता V0 बराबर Vm sin थीटा, यदि थीटा का मान कहां से कहां 0 to पाई। दूसरी माइनस के Vm sin थीटा, यदि थीटा का मान पाई से 2 पाई। यहाँ पे माइनस साइन का यूज इसलिए किया गया क्योंकि आप देखेंगे तो इनपुट के रूप में आप Vm sin थीटा दे रहे हो वो क्या है? पाई से 2 पाई के रूप में ऋणात्मक के मान के अंदर है, पर हमें जो आउटपुट के रूप में मान प्राप्त हो रहा है वो धनात्मक रूप में प्राप्त हो रहा है। उस वजह से यहाँ पे क्या होगा? Vm sin थीटा का मान माइनस के रूप में लिया गया है, जहां Vm कुंडली के प्रत्येक आधे भाग का अधिकतम मान। यहां पे देखिए कुंडली का इस पूरी कुंडली का आधा भाग क्या है? ये, और यहाँ पे अधिकतम मान कौन सा है? Vm, इसलिए इसे क्या लिखा है? मैक्सिमम वैल्यू। अतः औसत डीसी वोल्टता V एवरेज या VDC बराबर पूर्ण चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। ये चीजें हमने लास्ट हाफ रेक्टिफायर में पढ़ रखी है। अब ये वही चीजें फुल वेव रेक्टिफायर में भी निकाली जाएगी, पर इनका मान कुछ अलग आएगा। अब यहाँ पे आधार आप देखिए यहाँ से यहाँ तक के अंदर आप देखोगे तो यही चीज पाई के बाद रिपीट हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आधार से जो टाइम पीरियड जो होगा या पूर्ण चक्र में लगा हुआ एक समय कौन कितना होगा? सिर्फ 0 से पाई तक का, क्योंकि पाई से 2 पाई में वापस वही का पाई समय के अंदर ऐसा कैसा सिग्नल रिपीट हो रहा है, इसलिए पूर्ण चक्र में लगा हुआ समय इनपुट वाले समय का आधा होगा। आधार बराबर पूर्ण चक्र में लगा समय बराबर P/2 = 2 पाई बटा 2 बराबर पाई। अब यहाँ पे देखिए ये VDC बराबर क्या हो जाएगा? 1/π 0 to पाई
क्योंकि जितने समय जो लिमिट टाइम पीरियड की है वही की वही लिमिट इसके इंटीग्रेशन में भी लगेगी, तभी हमें औसत वैल्यू का मान पता चलेगा। 0 to पाई के एरिया के बीच में जो एरिया निकलेगा वही एवरेज एरिया जो होगा इसके अंदर टोटल डीसी वोल्टेज का मान बताएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, V0 d थीटा 1 अपॉन पाई 0 to पाई Vm साइन थीटा d थीटा। VDC बराबर 1 अपॉन पाई 0 to पाई साइन थीटा d थीटा, और साइन थीटा का अवकलन माइनस के cos थीटा होता है। माइनस के cos थीटा 0 to पाई। तो VDC बराबर क्या आ जाएगा, VDC बराबर Vn अपॉन पाई कोष्टक में माइनस प्लस के 1 माइनस कोष्टक माइनस के 1 बराबर VDC बराबर 2Vm अपॉन पाई। हम यहाँ पे देखेंगे तो ये VDC का मान जो फुल वेव रेक्टिफायर में प्राप्त हो रहा है वो VDC हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में क्या है, डबल है। इसका मतलब ये होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में 2 गुना अधिक आउटपुट सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में दुगुना प्रभावशाली है, तथा हमें दुगने सिग्नल आउटपुट के रूप में देगा, या AC टू DC कन्वर्जन का मान भी डबल होता है फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, और इसका मान जो प्राप्त होता है लगभग 0.636 Vm। अतः फुल वेव रेक्टिफायर में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम मान का अधिकतम मान का 63.6% प्राप्त होता है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के परिणाम से दुगना है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर का यूज क्यों किया जाता है, इसका कारण ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जहां आधे सिग्नल ही AC टू DC में कन्वर्ट होते हैं उसकी तुलना में डबल सिग्नल फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर AC टू DC में कन्वर्ट होंगे। हम ये भी लिख सकते हैं कि VDC फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VDC हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम वोल्टेज को निकाल दिया, इसी प्रकार से अगर हम करंट को निकाल चाहे तो वो क्या होगी, लोड धारा का मान क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, ये देखिए इधर यहाँ पर इस प्रकार लोड धारा I प्रत्यावर्ती धारा I बराबर IAC बराबर IN
साइन थीटा तथा लोड या आउटपुट धारा I बराबर दो मान होंगे सेम वही के वही, जैसे इसमें होते थे वैसे वैसे इसमें भी होंगे। I m sin थीटा माइनस के I m sin थीटा, ये कहां से कहां तक होगा 0 से पाई तक, ये कहां से कहां तक होगा पाई से 2 पाई तक। वही का वही सेम फॉर्मूला लगेगा जो हमें आउटपुट के रूप में डीसी वोल्टेज या औसत डीसी करंट हमें चाहिए होगी। उसके लिए जो आई डीसी होगा उसका क्या मान होगा पूर्ण चक्र के अंदर वक्र के नीचे का क्षेत्रफल अपन आधा, वहां भी आधा देखोगे तो वो भी उसका भी टाइम पीरियड क्या है 0 से लेके पाई, मतलब पाई टाइम पीरियड है इसका भी। तो इसका भी अवकलन समाकलन जो होगा वो कहां से कहां तक होगा 0 से पाई तक के लिए होगा, और जिसका मान कैसे आएगा वो हम देखते हैं। आई डीसी बराबर आई डी थीटा अपॉन पाई 0 टू पाई, आई का मान रखिए आई एम अपॉन पाई 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। आई डी सी बराबर क्या आ जाएगा आई एन अपॉन पाई माइनस के cos थीटा 0 टू पाई। तो आई डी सी बराबर क्या आ जाएगा 2im अपॉन पाई, जो कि लगभग 0.636 im के बराबर है। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज वोल्टता तथा धारा के अधिकतम मान का 63.6% प्राप्त होता है तथा SWR के परिणाम से दुगना है। तो यहाँ पर एक और सूत्र और क्या बन जाएगा, वो सूत्र बनेगा आई डी सी फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ आई डी सी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इस वजह से ये जो दो समीकरण निकले हैं, इन्हीं दो समीकरण के कारण हमें ये पता चलता है कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट सिग्नल होते हैं वो डीसी हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक होते हैं या ज़्यादा अच्छे प्राप्त होते हैं परिणाम। इस वजह से फुल वेव रेक्टिफायर का यूज हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह पे किया जाता है। अब हम जो यहाँ पे हमने औसत वोल्टेज तथा औसत धारा का मान तो निकाल लिया, लेकिन जो इसकी रूट मीन इसको वर्ग माध्य मूल मान होगा इस पूरे सर्किट के अंदर वर्ग माध्य मूल मान, जिसकी सहायता से हम एसी का मान भी निकाल सकेंगे, उसका मान या एसी के रूप में जब हम अशुद्धि ज्ञात करेंगे जिसका यूज होगा उसका मान भी हम निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, आउटपुट वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान RMS। यहाँ पे भी RMS, मैंने RMS का क्या बताया था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है उसका पहले क्या करेंगे स्क्वायर, फिर उसका हम औसत निकालेंगे, औसत निकालने के बाद हम क्या करेंगे उसका रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हमें RMS वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे भी RMS बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई 0 टू पाई v नॉट का स्क्वायर d थीटा की पावर 1/2। Vrms बराबर 1 अपॉन पाई 0 टू पाई Vm का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा की पावर 1/2।
अब देखिए VRMS और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आ जाएगी Vm का स्क्वायर अपॉन 2 पाई कोष्टक में आ जाएगा 0 टू पाई 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा की पावर 1/2। तो VRMS बराबर क्या आ जाएगा Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, क्योंकि इसका जो समाकलन हम करेंगे तो ये जो आएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 टू पाई, ये तो 0 के ऊपर भी 0 पाई के ऊपर भी 0 2 पाई के ऊपर भी, तो ये तो क्या हो गया 0 हो गया। तो VRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी VRMS बराबर Vm का स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई गया Vm का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1/2 VRMS बराबर Vm अपॉन 2। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये सिग्नल भी जो हमें आउटपुट के रूप में RMS वैल्यू निकली है वो भी क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक होती है। जहाँ वहाँ पे 50% सिग्नल मिल रहे थे तो वहाँ पे RMS की वैल्यू यहाँ क्या मिली है 50% से भी अधिक प्राप्त होती है। अब हम इसी प्रकार RMS वैल्यू अगर हम लोड धारा की निकालें तो लोड धारा के लिए IRMS का क्या मान हो जाएगा IRMS बराबर 1 अपॉन पाई 0 टू पाई I का स्क्वायर d थीटा की पावर 1/2। इसी मान के आगे इधर बढ़ेंगे तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन Im का स्क्वायर अपॉन पाई 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा d थीटा की पावर 1/2। IRMS बराबर Im का स्क्वायर अपॉन पाई 2 पाई 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा की पावर 1/2। अगर हम 1 माइनस cos 2 थीटा का अवकलन समाकलन करेंगे तो 1 का तो थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। वही की वही सेम वैल्यू प्राप्त होगी जो VRMS के अंदर प्राप्त हो रही थी, बस वहां पे फर्क इतना सा होगा कि Vm/√2 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा Im/√2 आ जाएगा। Im का स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई की पावर 1/2 IRMS बराबर Im अपॉन √2। तो कुल मिला के ये है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसके अंदर हमने ये देखा कि निर्गत के रूप में जो औसत डीसी वोल्टेज औसत डीसी लोड डीसी या फिर लोड धारा या फिर आप बोल सकते हो RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट, इन सबका मान क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। उस वजह से क्या है इस फुल वेव रेक्टिफायर का यूज AC टू DC पावर सप्लाई के कन्वर्जन में किया जाता है। हाँ इसमें अशुद्धि तो होगी लेकिन वो कितनी होगी वो तो नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगी, परंतु यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिल रहे हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में बहुत ही अधिक सिग्नल प्राप्त होते हैं। उस वजह से फुल वेव रेक्टिफायर का यूज हाफ वेव